वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी कृतिका का थर्ड चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जो एक एकांकी है, उसका सारांश करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों, हमारे समाज में जो एक बुराई है, आज भी है, बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी बुराई है कि लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, उसे परखते हैं, जांचते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, वो देखने में कैसी है, उसे कितना काम आता है, कितना नहीं। तो ये एक बहुत ही अजीब सी परंपरा है और लड़की को इससे बहुत हेय भावना महसूस होती है। तो इसी पर जो है प्रसिद्ध एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ये एकांकी, एकांकी होता है जिसे एक अंक में फिल्माया जा सके। जैसे आप वन प्ले एक्ट देखते हैं तो, और एकांकीकार होता है एकांकी को लिखने वाला, जैसे उपन्यासकार उपन्यास को लिखने वाला, कहानीकार कहानी को लिखने वाला। तो रीढ़ की हड्डी हमारी एक एकांकी है जो हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। प्रस्तुत एकांकी में समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता एवं लड़कियों के प्रति समाज द्वारा किए जा रहे उपेक्षा भाव पर कठोर प्रहार किया गया है। तो रूढ़िवादी मानसिकता क्या कि हमेशा लड़के और लड़कियों में एक अंतर समझना, पुरुष और स्त्री में एक अंतर समझना, पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ समझना या लड़कियों को लड़कों से हेय समझना, ये एक रूढ़िवादी मानसिकता है। आज आप जानते हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में लगी हुई हैं। फिर भी एक लड़कियों के प्रति जो एक समाज में हेय भावना है, उस पर एक प्रहार इस रीढ़ की हड्डी एकांकी द्वारा लेखक ने किया है। और दूसरा जो उपेक्षा भाव है, उपेक्षा भाव की उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती लड़कियों को, कि ये तो लड़की है, क्या कर लेगी। इस तरह का जो है सोच आज भी हमारे समाज में है, तो उस पर कठोर प्रहार जो है लेखक ने किया है। एकांकी का कथानक राम स्वरूप, उसकी पुत्री उमा, गोपाल प्रसाद तथा शंकर जैसे लालची और आचार विहीन लड़के के आसपास घूमता है। तो ये एक नाटक है जिसमें रामस्वरूप है, उसकी बेटी उमा है और उसकी पत्नी प्रेमा और एक नौकर है। ये एक परिवार है। और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर, जो उमा को देखने के लिए आज रामस्वरूप के घर आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम सारांश शुरू करें, कुछ कठिन शब्दों पर नजर मार लेते हैं। महाशय, महाशय होता है सज्जन व्यक्ति, जिसे जेंटलमैन कहते हैं। दकियानुसी ख्याल, दकियानुसी ख्याल अर्थात पुराने पुराने और पिछड़े विचारों वाले लोग, जो आज भी जो है वो पुरानी मान्यताओं को मानते हैं और पिछड़ी हुई बातों को मानते हैं। नफरत अर्थात घृणा। जायचा होता है जन्म पत्री। और छवि सुंदरता। अर्ज करना अर्थात निवेदन करना, किसी से करुणापूर्ण भाव में कुछ बात कहना। हैसियत, हैसियत होती है क्षमता। और मार्जिन होता है अंतर। तो शुरू करते हैं बेटा सारांश। तो रामस्वरूप की लड़की उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अतः रामस्वरूप अपने नौकर के साथ अतिथि कक्ष को सजाने में व्यस्त है। अतिथि कक्ष आप जानते हैं बेटा, ड्राइंग रूम जहां हमारे गेस्ट बैठते हैं, उसे अतिथि कक्ष कहते हैं। और उनके स्वागत की तैयारी में पूरा परिवार जुटा हुआ है। अंदर माँ प्रेमा जो है वो कुछ बना रही है और नौकर और रामस्वरूप जहाँ उन्होंने जिस कमरे में उन्होंने बैठना है उसको साफ कर रहे हैं। और नौकर नई चादर बिछा देता है। रामस्वरूप अतिथि कक्ष में हारमोनियम भी रखवा देता है कि उमा जो है वो लड़के वालों को हारमोनियम बजाकर दिखाएगी, क्योंकि उसे हारमोनियम बजाना भी आता था। तो प्रेमा अपने पति रामस्वरूप से कहती है कि बेटी उमा तो नाराज है और वह शादी के लिए अनुत्साहित सी लग रही है। अनुत्साहित का विलोम होता है उत्साहित लगना। उत्साहित होता है खुश लगना और अनुत्साहित होता है दुखी लगना। कि जो बेटी है, प्रेमा कहती है कि जो बेटी उमा है वो नाराज़ लग रही है, क्योंकि वो शादी को लेकर बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना चाहती है। प्रेमा कहती है कि उमा को एंट्रेंस ही पास कराना चाहिए था, मतलब
इंटर पास करवाना चाहिए था। प्रेमा भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो इंटर को एंट्रेंस ही कह देती है। तो इंटर बेटा पहले 11वीं क्लास को इंटर कहते थे और उसके बाद 12वीं कॉलेज में शुरू होती थी। तो पर प्रेमा ने बीए की है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं, उनको नौकरी तो करवानी नहीं थी, तो उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी जो उनकी हर बात का आज्ञा का पालन करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और उनके घर बार को संभालती। तो वो कहती है कि उमा नाराज़ है, वो खुश नहीं है शादी को लेकर, तो वो अधिक पढ़ने का प्रतिफल है। प्रतिफल होता है रिज़ल्ट, कि वो ज़्यादा पढ़ गई है, इसलिए वो अब शादी नहीं करना चाहती है अभी इतनी जल्दी। वो अपने भविष्य को सँवारना चाहती है और पढ़ना लिखना चाहती है। तो रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि लड़के वाले और स्वयं लड़का कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता है, कि बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। जो शंकर है वो एमबीबीएस कर रहा है और उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अतः बेटी की पढ़ाई के बारे में सच नहीं बोलना है। अब यहाँ एक और बात है कि रामस्वरूप और प्रेमा ने अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में उनसे झूठ कहा है। वो बीए पास है पर उन्होंने सिर्फ उन्हें 10वीं पास बताई है। तो गोपाल प्रसाद और शंकर समय अनुसार रामस्वरूप के घर पधारते हैं, दोनों लड़की को देखने आ जाते हैं। प्रेमा और रामस्वरूप उनका अपनी क्षमता अनुसार अतिथि सत्कार करते हैं, मतलब जितनी उनकी क्षमता थी उस तरह से वो उनका वेलकम करते हैं। और दोनों में विभिन्न विषयों पर बातचीत भी होती है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में बहुत सारी बातें करते हैं तथा वर्तमान समय की तुलना अपने बचपन व पढ़ाई के समय से करते हैं, कि वो अपना जो उनका अपना समय था बचपन का, पढ़ाई का, उसकी तुलना वो आज के समय से करते हैं। तो रामस्वरूप शंकर की पढ़ाई के विषय में जब पूछता है तो गोपाल प्रसाद उमा की सुंदरता के विषय में जानकारी प्राप्त कर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उन्हें ये चाहिए था कि लड़की देखने में सुंदर हो, सुशील हो और हमारी हर बात का आज्ञा का पालन करने वाली हो। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखियों के कौन नखरे झेले, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे कौन झेलेगा। उमा हारमोनियम के पास आकर बैठ जाती है, वो उमा को बुलाते हैं, वो चाय लेकर आती है और हारमोनियम के पास बैठ जाती है। तो गोपाल प्रसाद उमा से गाने को कहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या गुण है। तो उमा तल्लीनता और मधुरता से मीरा के पद गाती है। तल्लीनता होता है बड़े भाव से, बड़े भाव विभोर होकर जो है वो, और बहुत मीठे स्वर में वो मीरा के पद सुनाती है। तो गोपाल प्रसाद उमा से पेंटिंग व सिलाई आने के विषय में अनेक प्रश्न करते हैं। तो वो उसे पेंटिंग भी बड़ी अच्छी आती थी, वो सिलाई भी करती थी और घर के अच्छे सारे कामकाज भी करती थी। लेकिन उमा कोई उत्तर नहीं देना चाहती, वो एक उदासीन सा व्यवहार करती है उनके साथ, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं था, वो चाह ही नहीं रही थी। क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि कोई ऐसे आकर उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी जो भी उसकी खूबियां हैं उसके बारे में उससे प्रश्न करे। ये किसी भी लड़की के आत्मसम्मान में के लिए एक ठेस की बात होती है। तो अंत में दृढ़ता के साथ उमा कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकता है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। वो जो बार बार उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या क्या काम आते हैं, तो वो अंत में जब वो तंग हो जाती है उनके प्रश्नों से, तो वो कहती है कि जब कुर्सी मेज बिक रहे होते हैं तो कुर्सी मेज कुछ नहीं बोलते, तो सिर्फ खरीदार ही उसको देखता है और पसंद आती है तो ठीक है, वरना वो वहाँ छोड़ जाता है। तो वह महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि स्वयं लड़कियों क्या लड़कियों के दिल नहीं होते। मतलब बार बार जो आप इतना मुझसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती। वह आगे कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। हालांकि जो गोपाल प्रसाद का बेटा है शंकर, वो एक आवारा किस्म का लड़का था और लड़कियों के हॉस्टल में इधर उधर घूमकर वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। पर उसके बावजूद वो लड़की को जानना चाहते थे कि उसमें कितने गुण हैं, अपने बेटे में गुण हैं या नहीं है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था, पर उन्हें लड़की गुणी चाहिए।
तो उमा जब कह देती है कि अपने साहबजादे से ये पूछिए कि वो हॉस्टल के इर्द-गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। जब गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई पर आश्चर्य करते हैं कि अच्छा, अगर ये हॉस्टल की बात कर रही है, कॉलेज की बात कर रही है, इसका मतलब ये आगे पढ़ी-लिखी है। तो वो कहते हैं, वो रामस्वरूप से कहते हैं कि इसका मतलब आपने हमसे झूठ कहा। तो उमा कहती है कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, चोरी नहीं की। वह आगे कहती है कि घर जाकर देखिए आपके चरित्रहीन बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, वो हमारे सम्मान का प्रतीक होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होगा वो हमेशा सीधा खड़ा होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। पर जो व्यक्ति उल्टे-सीधे कार्य करता है और उसमें आत्मसम्मान की कमी होती है, वो हमेशा झुककर खड़ा होता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। तो उमा कहती है कि घर जाकर अपने चरित्रहीन बेटे से पूछिए, क्योंकि वो लड़कियों के हॉस्टल में घूमता रहता था, उन्हें छेड़ता रहता था और वहाँ से वो मारकर भगाया भी गया था, कि क्या उसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। और गोपाल प्रसाद अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले जाते हैं और राम स्वरूप भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और गोपाल प्रसाद इस बात को लेकर बहुत चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि राम स्वरूप ने हमसे झूठ कहा कि लड़की जो है वो कम पढ़ी लिखी है। पर राम स्वरूप जो एक पिता होने के कारण एक अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहता था, और उसने ये नहीं देखा कि क्या लड़के में आत्मसम्मान है, क्या वो मेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। तो अंततः उन्हें ये चाहिए था कि एक अच्छा प्रतिष्ठित परिवार का लड़का, उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। पर उमा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी और उसने इस तरह से इस शादी के लिए इनकार कर दिया। और गोपाल प्रसाद वहाँ से और शंकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए और इस बात से दुखी होकर रामस्वरूप भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इसी के साथ ये एकांकी समाप्त होती है। तो आशा है आप सभी को ये समझ आई होगी। Thank you and have a nice day.